नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। विमुद्रीकरण के बाद हम रोज देख रहे हैं कि काला धन बाहर आ रहा है। टीवी के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नोटों की गड्डियों के ढेर लगे हैं। जमाखोरों ने नई गड्डियों को भी संजोकर रख लिया है, जो इस समय बाहर निकल रहा है। और बहुत दूर क्यों जाएं, टैक्स की बात आती है तो हम टैक्स की चोरी करते हैं या उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है, हम आए दिन अपनी रोज की जिंदगी में देखें तो ट्रैफिक के नियमों की हम अनदेखी करते हैं, कानून को धता बताते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानकर उसके साथ कई तरह का व्यवहार करते हैं। आखिर ये क्या है हमारे चरित्र में? क्या हम वाकई ईमानदार हैं? क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर बची है, और अगर बची है तो कितनी? ये एक अहम सवाल है और आज इसी सवाल की पड़ताल करेंगे चर्चा में। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है। आइए सबसे पहले अपने विशेष मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ शिव खेड़ा जी बैठे हैं, जो कि जाने माने लेखक और मोटिवेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव खेड़ा जी। हमारे साथ यहाँ पर वेद जैन साहब हैं, जो कि टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं और वीपी हैं एसोचैम से। आपका स्वागत है वेद जी। हमारे साथ प्रोफेसर सुधीश पचौरी जी हैं, जो कि सामाजिक और मीडिया के विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारे साथ प्रमोद जोशी जी बैठे हैं, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है प्रमोद जी। और प्रतिष्ठा सारस्वत जी हमारे साथ हैं, जो कि योगाचार्य हैं यूथ आइकन के रूप में। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा है, जो कि लेखक हैं जाने माने और अध्यक्ष हैं एनबीटी के। तो तमाम मेहमान यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, उनके विचारों को भी जानेंगे समझेंगे। लेकिन आइए इससे पहले आज का जो ये विषय है, आखिर कितने ईमानदार हैं हम, इसकी पृष्ठभूमि पर जरा नजर डाल लें। 8 नवंबर को विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद बैंकों के बाहर जब लंबी लंबी कतारें लग रही थी, तो दूसरी ओर नए नोटों की जबरदस्त जमाखोरी जारी थी। सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक भी सकते में था कि आखिर कैश होने के बावजूद ये जा कहां रहा है। सरकार की तमाम एजेंसीज ने जब कार्रवाई शुरू की तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नोटों के जमाखोरों ने कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मियों के साथ मिली भगत में लाखों करोड़ों के नए नोट जमा कर लिए। लाखों करोड़ों की तादाद में नोट पकड़े गए। नोट तिजोरियों में, घरों में, यहाँ तक कि बाथरूम के अंदर छिपे मिले। इस भ्रष्ट आचरण में वकील, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल पाए गए। नोटों की जमाखोरी के नए नए तरीके इस्तेमाल किए गए और मोटे कमीशन पर पुराने नोटों की अदला बदली को अंजाम दिया गया। सवाल विमुद्रीकरण के बाद उपजी स्थिति में आर्थिक भ्रष्ट आचरण का ही नहीं है। आमतौर पर टैक्स को लेकर ही बात करें तो कितने लोग ईमानदारी से टैक्स अदायगी में यकीन रखते हैं? ईटी वेल्थ द्वारा इसी साल कराए गए एक सर्वे में 58% लोगों ने स्वीकारा कि टैक्स को लेकर वो अपनी आमदनी को अंडर रिपोर्ट करते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनकी देनदारी के बारे में पता ही नहीं लगाया जा सकता। अब सवाल महज आर्थिक भ्रष्ट आचरण का नहीं है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कानून को लगातार फिरौती पर लेते देखा जा सकता है, जिसके सबसे बुरे उदाहरण ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर देखे जा सकते हैं, जिसमें एक आम आदमी अपने साथ सिस्टम को ही भ्रष्ट करने पर तुला रहता है। स्कूल कॉलेज के दाखिले हों या सरकारी गैर सरकारी दफ्तर, काम निकलवाने में शॉर्टकट का इस्तेमाल आम फहम हो चला है। भ्रष्ट या अनुचित आचरण को दुरुस्त करने के लिए सख्त कानून बनाए जाते हैं तो उससे मजबूत तोड़ ढूंढ निकाला जाता है। सवाल हमारी सच्चरित्रता को लेकर है। ऐसा भी नहीं कि चारित्रिक तौर से हम मूलतः भ्रष्ट हैं। तो किसी भी चीज का तोड़ निकाल लेना और उसमें से लूप होल ढूंढ लेना, ये हमारी एक बहुत बड़ी एक विशेषता बन चुकी है। ऑनेस्टी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये सिर्फ मात्र शब्द रह गए हैं। ये भारत है, यहाँ सब कुछ चलता है और सब कुछ चलने की वजह से ही ये सब कुछ चला जा रहा है। लेकिन ना कहीं रुककर सोचने की जरूरत है। और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वाकई हम ईमानदार हैं। और हमारे साथ यहाँ शिव खेड़ा जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं साहब। आप तो लोगों को बताते हैं, उनमें पॉजिटिव थिंकिंग की बातें सब बताते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्यों इतनी ज्यादा ये बेईमानी हम कह सकते हैं हमारे अंदर भर रही है? छोटी छोटी चीजों में भी हम ईमानदारी नहीं नजर आती, उसमें बेईमानी नजर आती है। क्यों ऐसे हो रहे हैं हम? देखिए, ऐसा है, ये एक बचपन से ही जो संस्कार आते हैं, बड़े होके वही उभरते हैं और सामने एक समाज में दर्शाते हैं अपने आप को। उदाहरण देता हूं, एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक 10 साल और 6 साल की उम्र है, और सिनेमा घर में जाता है और टिकट काउंटर के बाहर लिखा होता है
5 साल से नीचे बच्चे फ्री जाते हैं। और अपने 6 साल के बच्चे को कहता है बेटा वो अगर तेरी उम्र पूछे तो बोल देना 4.25 साल है। हम लोग 2-2 रुपए के लिए अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं साहब, 2 रुपए के। वही बड़ा होके 200 रुपए के लिए बोलेगा 2000 करोड़ के लिए, और 2 रुपए में अपनी मां को भी बेच देगा साहब, 2 रुपए में। मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए जो बंबई की ब्लास्ट की अभी जजमेंट्स आई है, RDX was cleared through immigration and customs, escorted to site by people in uniform, वर्दी वालों ने किया था जी 20 लाख रुपए के लिए। जाली पासपोर्ट, जो इंडियन एयरलाइन प्लेन हाईजैक हुआ था नेपाल से, जाली पासपोर्ट इशू किए गए थे। टेररिज्म की बात करते हैं, आतंकवादी कौन है, जिसने जाली पासपोर्ट लिया या जिसने जाली पासपोर्ट दिया, जारी किया। तो ऐसा है कि 2-2 रुपए के लिए हम लोग बचपन से अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, तो बड़े होके क्या करेंगे साहब वो। और जितनी बारी झूठ बोलते हैं जानते हैं अपनी नजरों में गिर जाते हैं, थोड़ा सा अपनी नजरों, पहला झूठ सिर्फ झूठ मुश्किल होता है, उसके बाद दूसरा आसान हो जाता है, तीसरा आसान हो जाता है, चौथा आसान हो जाता है, उसके बाद परमानेंटली झूठ बोलते हैं। और जितनी बारी झूठ बोलते हैं अपनी नजरों में थोड़ा सा हम लोग गिरते चले जाते हैं। आपको एक छोटा सा टाइम और लूंगा। मैं ललित होटल में ठहरा था मुंबई में, मेरे बिस्तरे के साथ एक टेबल थी, टेबल के ऊपर एक डिजिटल क्लॉक पड़ी थी और क्लॉक के साथ एक बड़ा साइन लगा हुआ था, दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। आप देखिए उसने क्यों साइन लिखा है दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो बड़े बड़े, मुझे मालूम नहीं है क्या कि ये होटल प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि लोग वहां पे जो ठहर रहे हैं वो उठा के ले जाते हैं। मतलब गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं है इसमें। छोटी सी बात, क्या गलती से ले जा रहे हैं वो लोग? और दूसरी चीज, जो आदमी 15,000 रुपए एक रात के दे रहा है, वो 200 रुपए की क्लॉक को उठा के ले जा रहा है। कोई गरीब आदमी रह रहा है क्या? वही सब अरबपति रह रहे हैं, अरबपति रह रहे हैं वहां, उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यही करते हैं। उसके बाद मैं आपको छोटी सी, क्योंकि अपने प्रोग्राम में लीडरशिप करते हैं, एक आपको सर्वे हुआ था 2013 में जिसमें कहा गया था दैट इंडियंस आर द 3rd बिगेस्ट होटल आइटम थीव्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 are Colombian, नंबर 2 are Mexican, we are 3rd biggest होटल आइटम थीव्स इन द वर्ल्ड। क्रॉकरी उठा लेते हैं, कटरी उठा लेते हैं, उनकी जाके तौलिए उठा के ले जाते हैं, एंड वी थिंक वी आर स्मार्ट पीपल, आई मीन वी आर स्मार्ट, व्हाट अ शेम, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स ए स्पिरिचुअल कंट्री। If we were spiritual, we should be the most honest country in the world. True. The reverse is true. हमारे साथ वेद जी बैठे हैं। वेद जी, रुपए पैसों की बात शुरू हो गई और आजकल तो टीवी स्क्रीन पे सिर्फ रुपए ही रुपए दिख रहे हैं। जब से विमुद्रीकरण हुआ है, बाहर आ रहे हैं लोगों के, बाथरूम में से निकल रहे हैं, पलंग में से निकल रहे हैं, और वो सब कोई क्रिमिनल लोग नहीं है, वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो उद्योगपति हो सकते हैं। तो ये तमाम लोग हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो कोई चोर उचक्के डाकू नहीं है। लेकिन ये जो कारनामा है किसी डाकू से कम नहीं है। आप मुझे बताइए क्यों इतना ये आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार हमारे अंदर पनप रहा है? पैसा एक ऐसा चीज है जिसका मोह छूटता नहीं है। चीजों और का भी, पैसे का जो मोह है वो अगर आप देखें कि आदमी की प्रकृति में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और मैं इसलिए इसको इस दूसरे एंगल से भी देखता हूं कि हर आदमी बाय नेचर इंपीरियलिस्ट है, साम्राज्य, अपना एम्पायर फैलाना चाहता है, मैं बड़ा सा बड़ा हो जाऊं। ठीक है। अगर इस आज की डेट में इस यूनिवर्स की और इस विश्व की अगर आदमी की इच्छाओं को देखा जाए तो एक इच्छा तो यह है कि आदमी मरना नहीं चाहता, अमर होना चाहता है कि मेरी डेथ नहीं हो जाए, किसी तरह हो जाए। और एक आदमी चाहता है कि मेरा साम्राज्य फैलता जाए, बड़ा होता चला जाए। मैं उस व्यक्ति को तो मान सकता हूं, जैसे अभी शिवखड़ा जी कह रहे थे कि जिसके पास खाने के 10 रुपए नहीं है तो वो खाने के 10 रुपए जुटाने के लिए गलत तरीके करता है। उस व्यक्ति को जिसके पास पैसे ही पैसे हैं और वो पैसे की ढूंढ रहा है, उसकी एग्जांपल मैं एक हाउसिंग से भी देता हूं कि एक व्यक्ति जिसके पास एक छोटे से मकान में परिवार में 4 लोग रहते हैं, जगह नहीं है तो वो अपना कूलर जो लगाता है वो विंडो लगाता है जो सड़क पे सरकार पे खुलती है। उस व्यक्ति का क्या किया जाए जिसके यहाँ 5 एकड़ के फार्म हाउस पे रहता है लेकिन गाड़ी की रैंप सरकार की जमीन पे बनाता है। वो भी चाहता है कि सरकार की जमीन पे गाड़ी की रैंप बने, वो ह्यूमन प्रकृति है। अब बात जो रही शिवखेड़ा जी ने कही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे होता है, ये देखिए, ये देश की कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज है। जैसे बचपन में
माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि कान में तिनका नहीं डालना, नाक में उंगली नहीं डालना, ये दे लिया है, तो यही आदत जो आपको बचपन से ही बच्चों को सिखानी है कि आपको क्या गलत है और क्या ठीक है। अब जो टिकट की बात हो रही, सिनेमा टिकट की विंडो की बात है, वो उसी लाइन में है। बच्चे जब आपको घर में देखते हैं कि आपके घर में कोई इंस्पेक्टर आया बिजली का मीटर चेक करने और आपके घर में एसी लगा हुआ और आपने उसे कहा 100 रुपए दे दो ताकि ये बिजली की रीडिंग नहीं लेगा। इसी तरह से आपका कहीं गाड़ी का चलान होने लगा तो उसने आपने गाड़ी के रेड लाइट जम के उसने कहा 100 रुपए दे दीजिए। तो ये जो प्रकृति, ये ओवर ए पीरियड जो डेवलप होती है, इसको कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्डिंग में रोकना बहुत जरूरी है। और जब रोकने की बातें करते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज मैं जो कहता हूं, ये आपको सेल्फ बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ऑनेस्टी लाइज विद इन यू, नोबडी कैन टीच यू। सो यू शुड बिकम मोर एंड मोर ऑनेस्ट बाय डूइंग एग्जांपल एंड बाय सेटिंग प्रेसिडेंट फॉर अदर्स, फॉर योर चिल्ड्रन। ओके, सुधीश पचौरी जी, लोग ये भी कहते हैं कि साहब अंग्रेजों ने हमें भ्रष्ट और करप्ट बना दिया, हम ऐसे देश नहीं थे, उन्होंने हमारे अंदर ये डाला, ये औपनिवेशिक टाइम में उन्होंने ऐसे बीज डाल दिए, हम उससे ऐसे हो गए। क्या ये हम कहते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए जी, बड़ी आसान बात है अंग्रेजों को दोष देना हर बात के लिए, लेकिन मैं जरा इस मामले को कल्चरल मसले की तरह देखता हूँ। सांस्कृतिक मसला है ये जी, और ये माता पिता का मसला नहीं है। ये उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, पता नहीं कहां से, ये जेनेटिक्स का मामला भी हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कृष्ण जी ने मक्खन चुराया, सबको मालूम है, यशोदा को भी मालूम है, मुस्कुराती है, भगवान है, देवता है, अवतार लिया है, और उसे हम कहते हैं कृष्ण लीला। तो भाई, और ये चीज हमसे ताली पड़वाती है कि भाई बात क्या बात है। तो ये चीज एक तो इस लेवल पर है कि ये लीला है, माने एक कॉन्सेप्चुअल इशू है ये। हम बेईमानी ईमानदारी, माने अगर हम देखें तो ईमानदार शब्द आया कहां से? माफ कीजिएगा, इस्लामिक डिस्कोर्स से आया है। गालिब ने तो पूरा शेर कहा, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, रोके है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, मैं दुविधा में हूं। तो ईमान संस्कृत में शायद ही कोई इसका पर्याय हो। वहां सत्यनिष्ठा है, निष्ठावान है, चरित्रवान है, सदाचार है, आचरण। सेकंड चीज, भाई अगर ज्यादा ही ईमानदार बना दोगे तो भगवान पर प्रसाद चढ़ना बंद हो जाएगा। मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाता हूं और 5 लाख का फायदा चाहता हूं। अब भाई ये कल्चरल मसला है, ये सिंपल कानूनी मसला नहीं है। कानून तो बहुत हैं, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, माफ कीजिएगा मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह से बात कर रहा हूं जी, थोड़ा विपरीत रस भी रहना चाहिए। इतना ईमानदारी भी कई बार उल्टी करा देती है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आचरण हम नहीं कर सकते या नहीं करा सकते उसकी कोशिश न करें। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, 5 रुपया रिश्वत देता हूं मैं भगवान को, जाती है पुजारी की जेब में, भगवान के पास नहीं जाती है, और मैं खुश रहता हूं, मुझे भरोसा होता है कि मेरा मुकदमा जीत जाएगा, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा, मैं IAS हो जाऊंगा। मैं अपने संस्कार के भीतर बहुत कुछ लिए चलता हूं। तीसरी चीज, अंतिम बात कह रहा हूं, बेईमानी ईमानदारी में सिर्फ इतना फर्क है कि आपने उसे, हम अक्सर दूसरे को बेईमान मानते हैं अपने को छोड़ के। ये सारा संसार बेईमान है, मैं ही अकेला हूं जो ईमानदार हूं, और इस तरह से हर आदमी मानता है। इस तरह से सारे बेईमान हैं या सारे ईमानदार हैं। तो ये एक ऐसा एक आइडिया है जिसके पीछे हम दौड़ तो सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं। प्रमोद जोशी जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, इस बात को और आगे ले जाएं, हम देखते हैं कि भाई भतीजावाद की बड़ी संस्कृति, इन्होंने इसको संस्कृति से वैसे ही जोड़ दिया है। ये भाई भतीजावाद के चलते भी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। क्या, कैसे देखते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को? एक तो मैं सुधीश जी ने जो बात जहाँ पर ख़त्म की है वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, और भाई भतीजावाद पर भी आ जाते हैं। देखिए, ऑनेस्टी या बेईमानी एब्सोल्यूट नहीं होती, यानी रिलेटिव है किसी ना किसी चीज़ के संदर्भ में। आप वास्तव में, हम जितने लोग बैठे हैं, कम से कम मैं तो अपने को बेईमान नहीं मानता, लेकिन आप ये कहें कि मैंने अपने जीवन में बेईमानी नहीं की तो वो भी गलत होगा। और हम कोई भी बेईमान नहीं होना चाहते, जितने लोग बैठे हैं। दरअसल हमारा, चाहे शिवखेड़ा जी हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे सुधीश जी, हमारा कष्ट यही है, हमारा दर्द यही है कि हम एक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें ईमानदारी के साथ काम हो, मैं भी शांति से जीऊं, दूसरा भी है। एक नजीर अकबराबादी की
आदमी नामा नाम से एक बड़ी लंबी कविता है जी। उसमें यही बताया गया है कि जो आदमी को मारे है सो भी है आदमी, और उसको बचाने जो जाए है सो भी है आदमी। 5 रुपए के लिए लूट लेने वाले लोग भी हैं, और 5 रुपए के लिए किसी को बचाने के लिए अपनी जान देने वाले लोग भी हैं, और हमारे बीच में ही है, कहीं बाहर से नहीं इंपोर्ट किए गए हैं। तो इसका एक मतलब यह है कि हम व्यक्ति को, केवल व्यक्ति को देख रहे हैं, व्यष्टि को नहीं देख रहे हैं, व्यष्टि को देख रहे हैं, समष्टि को नहीं देख रहे हैं। सिस्टम का भी कोई ना कोई रिलेशन है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको बेहतर बताएंगे कि अगर इस सिस्टम को, जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप कुछ देर के लिए गौर करें, मैं यूपी में रहता हूं, मतलब वैशाली में रहता हूं और दिल्ली से जाता हूं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, जब तक दिल्ली है तब तक हम रेड लाइट ग्रीन लाइट सब ठीक से देखते हैं, बिल्कुल। और जैसे ही हम यूपी में एंटर करते हैं हमें मालूम है कि अगर पुलिस वाला होगा भी तो ज्यादा से 10-20 रुपए लेकर एक काम कर देगा, वरना कोई चिंता की बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश है, सही। तो अब उत्तर प्रदेश है यानी कि सिस्टम की अब समाप्ति है। हाँ। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि खाली मेरे ईमानदार होने की बात नहीं है, रिलेटिव है, यानी किसी सिस्टम के साथ है। तो जहां तक भाई भतीजा की बात है, हमने अपने सिस्टम में भाई भतीजावाद को आराम से होते हुए देखा है। तो जब मेरा मौका आएगा तब मेरे भी भाई भतीजे मेरे से कहेंगे कि जब आप देखिए फलाना था तो उसने अपने कितनों को क्या किया, अब आप आए उस पद पर तो कुछ तो अपनों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदारी है। हाँ, तो इसके वास्तव में बात यह है कि आज हम जिस विषय पर बात करने बैठे हैं, दरअसल इस विषय पर आश्चर्य है कि दूरदर्शन में बात हो रही है, वरना इस विषय पर कौन बात करना चाहता है, और यूं हम हर रोज कहीं ना कहीं ये सब बातें करते हैं। सिस्टम भी हमको बेईमान बनाना को प्रेरित करता, और ये भी सही है कि आखिर सिस्टम किसका है, वो भी मेरा है, यानी एक ये दो तरफा की प्रोसेस है। अब इसमें शिक्षा की कमी है, या कि कानूनों की कोई खराबी है, या माता पिता की कमजोरी। जैसा कि सुधीश जी कह रहे हैं हमारे जीन्स में कोई चीज बैठी हुई है, पर वो जीन्स में अमेरिका के लोगों के क्यों नहीं बैठी हुई है, जहाँ पर कोई वजह है, कौन से वो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कम से कम उनके सिस्टम में, मुझे एक सज्जन ने बताया कि मैं कनाडा गया था, तो वहां मेरी ग्रैंड डॉटर रहती है, वहां पर एक सिनेमा घर में गया तो वहां मैंने नीचे एक पेनी या कोई सिक्का पड़ा देखा, मैंने उसको उठाने की कोशिश की तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने कहा इट्स नॉट योर मनी। तो उस बच्चे के मन में ये था कि वो पैसा तुम्हारा नहीं है, इसलिए उसके बारे में मत सोचो, हालांकि एक पेनी थी। हमारे साथ प्रतिष्ठा जी बैठी हैं। प्रतिष्ठा जी, जैसे कि अभी सुधीश जी कह रहे थे कि ये सांस्कृतिक मामला भी है ना, और जैसे कि वो कह रहे थे कि अगर हम वाकई अपने आप को स्पिरिचुअल कंट्री कहते हैं, आध्यात्मिक देश कहते हैं, तो फिर तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एग्जिस्ट कर रही हैं, और आजकल तो सर चढ़कर बोल रही हैं। कैसे देख रही हैं आप इस प्रवृत्ति को? देखिए, इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगी। पहली चीज, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इस पिंड में भी है। और दूसरी चीज, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि है वैसा हमें जग दिखने लगता है। आप उसे माखन चोरी कह रहे हैं, कोई कह रहा है, वो कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं कहती हूँ कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ये मेरा परसेप्शन है कि मैं चीज को कैसे देख रही हूँ। तो मैं नहीं मानती कि ये सांस्कृतिक खोट है, बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि मैं संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, हम अगर बात करें कि एक हम पके हुए घड़े का आकार चेंज कर दें तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कच्ची मिट्टी को हम जैसा भी चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। मोरल वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो वो यंग जनरेशन को कहाँ से मिलेंगी? विद्यालय से, जो खुद आज एक राजनीतिकरण का एक बहुत बड़ा सिस्टम बन गए हैं कि मेरी जैसी सरकार वैसा मैं कोर्स तुम्हें पढ़ाऊं, जहां पर सिर्फ नफरत की टीचिंग्स हो रही हैं कि वहां का दंगा हो गया तो हमने उसे सिलेबस में जोड़ दिया। आज अगर मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति का जन्मदिन है तो मैंने छुट्टी कर दी। छुट्टियां हो रही हैं स्कूलों में, बच्चे स्कूल से क्या पढ़ के आ रहे हैं, माँ बाप गैजेट्स में इतने व्यस्त हैं कि वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है। मोरल वैल्यूज हमें या तो विद्यालय से मिलेंगे या हमें गुरु से मिलेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि धर्मगुरु खुद पैसा जुटाने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं, या फिर जैसा शिव खेड़ा जी जैसे व्यक्ति जो अपने संबोधन के माध्यम से कह रहे हैं, हम योग के माध्यम से चीजों को यंग जनरेशन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और मन को न तो कर उदास, मन को न तो कर उदास, दिल में रख तू आस, करता चल प्रयास, बड़ा ही विस्तृत ये आकाश। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में खोट है, अरे एक अकेला नरेंद्र मोदी भी अगर चल पड़ा तो सब विरोध में है, पर उन्हें करनी थी डिमोनेटाइजेशन तो कर डाली, फिर देखेंगे क्या होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं
अपने कार्य को बेस्ट रूप से करूं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिंह अकेला चलता है, सिंह को झुंड की आवश्यकता नहीं होती, और हम सब तो सिंह पुत्र और सिंह पुत्रियां हैं। पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि हमारे तो देश का नाम उस छोटे से बालक के नाम पे रखा गया जो शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिन लेता था, भरत। और योग का तो जो मूल है ना वही सत्य है, और कहा गया कि सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो क्रिया फलाश्रयत्वम। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हम मना रहे हैं, योग को एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा है जो कि लेखक हैं जाने माने और अध्यक्ष हैं एनबीटी के। बलदेव भाई, अभी सिस्टम की बात करी इन्होंने। कई बार आदमी कहता है कि साहब मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं तो ईमानदार हूं, लेकिन सिस्टम ने मुझे फेल कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि हम सिस्टम को फेल कर रहे हैं या सिस्टम हमें फेल कर रहा है? कौन किसको फेल कर रहा है? देखिए, बड़ी विडंबना है ये, और सभी जो यहाँ विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से उन सब चीज़ों की व्याख्या की है कि जो देश दुनिया को मनुष्यता का संस्कार देने के लिए जाना जाता था, जो नैतिक मूल्य हैं उनकी प्रतिष्ठापना विश्व में जिस देश ने की, आज उस देश में ये चिंता व्यक्त की जाती है कि यहाँ ईमानदारी नहीं है, सारे बेईमान हैं। तो ये न अकेले सिस्टम की गड़बड़ी है, ये पूरा जो एक सोच है, मानवीय सोच है, उसकी गड़बड़ी है। आप देखिए, हमारे तो आदमी बेईमानी क्यों करता है? ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा सुख के साधन इकट्ठा करूं। लेकिन भारतीय जीवन दर्शन में तो उपनिषद में कहा गया कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, और इसलिए तेन तिक्तेन भुंजी था मां गृध कस्विस तद्धनम। दूसरों का भाग छोड़कर तुम अपने जीवन का उपभोग करो और दूसरे के धन का लालच बिल्कुल मत करो। जिस देश में ये जीवन दर्शन रहा वहां एकदम उल्टा हो गया है कि मेरा तो मेरा है ही, पर दूसरों का भी सब मेरे पास है। सही बात है। ये जो जीवन दृष्टि है ये उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण आई है कि हमें तो सब कुछ भोगना है। मनुष्य का जन्म ही मैटर इज सुप्रीम, ये पाश्चात्य दर्शन है। जहां भारत में दर्शन आया तेन तेन भुंजी था, पश्चिम ने कहा मैटर इज सुप्रीम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है वही जिएगा, बाकी कहां जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो संस्कृति वो रही कि आपको केवल कमा के खाना है, ये संस्कृति नहीं है, ये प्रवृत्ति है। सही बात है। दूसरे का छीन कर खाना है, ये विकृति है। लेकिन संस्कृति ये है कि मैं कमाऊंगा भी और जरूरत पड़ी तो दूसरों को खिलाऊंगा भी। सही कह रहे हैं। ये देश है। तो सिस्टम में भी जो कुछ गड़बड़ियां हैं वो मनुष्यता के कारण है। जो मानवीय सोच है वो बिगड़ गई तो सिस्टम बिगड़ गया। सिस्टम को सुधारेगा कौन? जैसे नागरिकता बोध, अभी विदेशों की बातें हो रही थी, बहुत सारे देश हैं जहां आप देखेंगे ट्रैफिक नियमों के लिए लोग खड़े रहते हैं लेकिन लाइन पार नहीं करेंगे, जी हाँ, तोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे कि जब अपने देश में होते हैं तो हम लाइन की फिक्र नहीं करते, लेकिन जब अमेरिका में जाते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे है कि अगर हम मूलतः हमारी प्रवृत्ति ऐसी है तो वहां जाकर कैसे ठीक हो जाती है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जनता जनार्दन की भी राय लेंगे। आप देखते रहिए चर्चा में। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आए, देश को मजबूत बनाए। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। राहुल आया नहीं अब तक। जीते रहो बेटे। जीजू तो हमेशा ही लेट आते हैं। अरे साले साहब, आपकी तरह सुरक्षित नौकरी थोड़ी ना हमारी जो आना जाना समय से हो। पर मेहनत तो हम भी करते हैं। अरे भाई, तो उसका फल भी तो मिलता है। 60 के बाद पेंशन, और हमें देखो टेंशन। पेंशन तो तुम्हें भी मिलेगी राहुल। वो कैसे? नेशनल पेंशन सिस्टम से। आज एक छोटी सी रकम से निवेश करो, टैक्स में छूट का लाभ उठाओ और 60 के बाद पेंशन पाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात।
हमारे दुबई हॉलीडेज के फौरन बाद ही रजिस्टर करवाऊंगा मैं। अरे भाई इतना इंतजार क्यों? ENPS के जरिए आज ही रजिस्टर करवा लो। और अगर तुमने कभी नौकरी बदली भी तब भी तुम्हारे पेंशन निवेश का नंबर नहीं बदलेगा। आज ही नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कीजिए और पाइए ढेरों लाभ। पेंशन तो हो गई पक्की, तो अब खाता खोलो और टैक्स में भी बचत कर लो। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। तो ऐसी चर्चाएं कम होती हैं जो ये पूछें आपसे कि हम कितने ईमानदार हैं। ये नहीं हम पूछ रहे कि हम कितने बेईमान हैं, हम पूछ रहे हैं हम कितने ईमानदार हैं। बड़ा पॉजिटिव सा सवाल है देखने में, लेकिन इसके बहुत सारे आयाम हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स भी हैं और कुछ महिलाएं। पहले मैं महिलाओं को पूछूंगी। जी बताइए क्या हो गया है हमें? नहीं, लोग आजकल पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। अच्छा, कि बस ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सब सुख सुविधाएं होए और सब, मतलब किसी के पास चाहे खाने को रोटी ना हो पर मेरे घर में ना किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस चक्कर में भ्रष्टाचार भी करते हैं। हाँ जी, स्वार्थ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। आप लीजिए। मुझे बताइए, जैसे अभी शिव खेड़ा जी कह रहे थे कि साहब जब पहली बार हम झूठ बोलते हैं, पहली बार हम कोई ऐसा बेईमानी का काम करते, शायद थोड़ी सी नजर झुकती है, उसके बाद तो हमारा दिल खुल जाता है पूरा। कैसे खुल जा रहा है हमारा दिल इन चीजों के लिए? देखिए, गलत काम करने की शिक्षा कोई देता नहीं है, लेकिन अगर बच्चा एक बार गलत कर लेता है तो उसको थोड़ा सी हिम्मत बढ़ जाती है आगे कि मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। मान लिया एक बार कोई बंदा अगर जेल में भी चला जाता है तो फिर उसे जेल से डर नहीं लगता। तो ये प्रवृत्ति चलती है। आप बताइए। हाँ बोलिए। सभी ईमानदार खुद को कहते हैं, बट ईमानदार है कौन? कौन डिसाइड करेगा ये कि अब ईमानदार कौन है? मैं भी ईमानदार हूँ, सब ईमानदार हैं, तो बेईमान कौन है? ये चर्चा का विषय है। अभी चूंकि ये पैसों का हुआ था तो उसमें क्या कहा गया कि जो महिलाओं जिन्होंने पैसे जमा किए हैं तो क्या बेईमानी है वो? अरे वो भी बहुत बड़ा वो समझदारी है। अच्छा, वो समझदारी। पति के पैसे चुराना समझदारी है। आपातकाल में काम आते हैं। आंख बचा के बचाना। अच्छा, सरेआम। ओके, ठीक है। ओके, आज हमने एक बदलाव तो शुरू किया है, लेकिन उस बदलाव के साथ जब राजनीतिक सिस्टम बदलेगा तो क्या उस सिस्टम के साथ जनता चलेगी? क्या वो सिस्टम उस चीज को लागू कर पाएगा? सिस्टम। ओके जी। इन्होंने बदलाव की बात की, हम कहते हैं बदलाव जरूरी है, पर हम न्यूज में देख रहे हैं कि नए नोट आने के बाद भी और पुराने नोट बंद होने के बाद भी 1 अरब से ज्यादा नोट पकड़े गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और ये गलती समझ नहीं आती किसकी है, बिकॉज बहुत से अंदर सिस्टम में ही गलती है। बिकॉज हम ये बैंक सिस्टम की प्रॉब्लम है। आपको लगता है सिर्फ बैंक नहीं कर सकता? शिव खेड़ा जी, ये जैसे सिस्टम को काफी लोग दोष देते हैं कि साहब सिस्टम ही ऐसा है। वो कहते हैं ना कि एक महकमे में इसलिए देते हैं हम रिश्वत क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबको जाना है पैसा। तो फिर उसमें हम क्या करें? हम तो उसमें मात्र एक निमित्त बन जाते हैं। तो सिस्टम फेल कर रहा है या हम उसे फेल कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, एक चीज तो ये जेनेटिक नहीं है, 1 ये सीखी जाती है, 2 सिर्फ नजरिए की बात नहीं है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली में, न्यूजीलैंड में उसकी परिभाषा बदलती नहीं है, सेम रहती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक सिंगापुर का। सिंगापुर को आजादी मिली थी 1965 में और उस टाइम इट वाज ए करप्ट नेशन। नथिंग हैपेंड जब तक आप ब्राइब नहीं करते लोगों को। वहां पर इट्स आइलैंड ऑफ 24 माइल्स बाय 38 माइल्स। इट वाज द ड्रग कैपिटल ऑफ एशिया। नथिंग वर्कड। इट वॉज टोटली अ करप्ट नेशन। मेरे को 42 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए। सो कैसे एक इन 1 जनरेशन उस देश को किस तरीके से बदलाया
और आज की तारीख में सिंगापुर इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ग्लोबली इट इज कंसिडर्ड। तो 30-40 साल में बदलाव कैसे आ गया पूरे देश की जनता के अंदर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब हमने ऑफिस खोला था वहां पे सिंगापुर में, मेरे को 22 मिनट लगे थे, टोटल 22 मिनट। 90 सेकंड लगे थे ड्राइवर लाइसेंस लेने में, 9 मिनट लगे थे बिजली का कनेक्शन लेने में, और 11 मिनट लगे थे टेलीफोन कनेक्शन लेने में। 22 मिनट के बाद आई वाज रेडी टू डू बिजनेस इन सिंगापुर। मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक कार्ड दिया था कि भैया मुझे इस जगह पहुंचा दीजिए। तो लास्ट पॉइंट पे बिल्डिंग को 2 चक्कर लगाए उसने, तो मीटर पे $11 लगे थे। तो मैंने $11 निकाल के दिए, तो उसने 10 लिए मुझसे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, आपके मीटर पे 11 चढ़ा हुआ है, आप 10 क्यों ले रहे हो? कहता है साहब मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, मेरा कर्तव्य है आपको सीधा आपकी बिल्डिंग पे लाना। क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए 2 चक्कर लगाने पड़ गए मुझे। अगर मैं सीधा लेके आता तो मीटर पे 10 होते। तो कहता है सुनिए, कानूनी तौर पे मैं आपसे 11 ले सकता हूं अभी, लेकिन लूंगा नहीं, लेकिन ईमानदारी के तौर पे मेरा हक सिर्फ 10 पे बनता है। क्या बात। नहीं, ये एक सुनिए छोटी सी बात, ये ताली, एक मिनट और सुनिएगा। उसके आगे उसने क्या कहा, कहता है कि सिंगापुर में टूरिज्म इज बिग। इस देश में 2, 3, 4 दिन के लिए लोग टूरिस्ट के लिए आते हैं, और पहला एक्सपीरियंस अगर टैक्सी ड्राइवर के साथ अच्छा नहीं होगा, सही बात है, तो बाकी 3 दिन भी अच्छे नहीं चाहते। कहता है साहब मैं एक टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं, आई एम एम्बेसडर ऑफ सिंगापुर विदाउट अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सही बात है, कितनी बड़ी बात। दिस इज द एंड ये एक टैक्सी ड्राइवर नहीं है, सभी के साथ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आप सब लोग ईमानदार कैसे हो गए ओवरनाइट? और ओवरनाइट नहीं हुए। कहता है हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है टैक्सी चलाने के लिए जब तक हम 2 महीने का कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करके जाते। 2 महीने की कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस मिलता है। बिल्कुल। लुक एट द कंट्री। जी हम कहते हैं लाइसेंस 6 महीने की जगह हमको 1500 ले लो, कल ही दे दो, कल ही दे दो। क्या हमारे पास वो सिस्टम का वक्त है कि हम प्रॉपर पेपर दें और प्रॉपर टेस्ट दें? सही, इसमें गलती हर जगह पे है। हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। हाँ बोलिए। मैं स्टूडेंट सर, मतलब यूपी का हूँ सर, अभी दिल्ली में एजुकेशन ले रहा हूँ। हाँ। तो हम खुद कितना कॉलेज लाइफ से ही पॉलिटिक्स और झूठ बोलना सीख जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद हर छोटी बात के लिए झूठ बोलते हैं अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल। तो ये तो सर हमारी प्रवृत्ति होगी युवाओं की, खास करके प्रवृत्ति हो गई युवाओं की। अच्छा शेखर सर से ही मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं आमतौर पर भारत में भी होते हैं कई जगह पे। मैं जानता हूं बचपन में कि अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो मेरी आत्मा मुझे बता रही है। हम इस तरह से चर्चा भी करते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? मैं ये इशू खेड़ा सर से जानना ये हम सेगमेंट में आखिर में उठाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। फिलहाल तो हम सोचें कि जड़ क्या है। अगर सिस्टम की बात हो रही है तो मैडम मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा सिस्टम भी क्रिएट हम जैसे लोगों ने ही क्रिएट किया है। जैसे हम किसी काम को अगर करवाना चाहते हैं, जैसे कोई काम साल भर में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि ये काम 15 दिन में होना चाहिए, पैसे चाहे भले लगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब हूँ, एक शिक्षक हूँ, तो जब मेरा जॉब लगा तो मैं वेरिफिकेशन के लिए अगर कहीं गया, पुलिस वेरिफिकेशन, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। वैसे भी खर्चे पानी की जॉब्स लेने में भी हम बहुत आगे रहते हैं। जहाँ 2 नंबर की कमाई हो वहाँ पे हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसको बदलने का बात है तो बदल सकते हैं, पर वो एक ही है शिक्षा के द्वारा बदल सकते हैं। तो शिक्षा कब जो होगी, एक तो अच्छा शिक्षक होना चाहिए, और जो वहाँ का प्रकृति है, वातावरण शुद्ध होगा तब भी कुछ कर सकता है। अगर उसमें माता पिता या आस पड़ोस के अलग है तो वो बदला नहीं जा सकता। मतलब बचपन से ही इसको बदला जा सकता है, तो इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा साहब। अच्छा बताइए, हमारी जिंदगी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। हो सकता है, हो जाएगा। आज का ही उदाहरण देता हूँ, हम भी एक शिक्षक हैं। अच्छा। हमारे स्कूल में एक बच्ची आई है हमारे पास, सर ये हमारे गैलरी के अंदर जो है 100 रुपए हमें पड़े हुए मिले हैं। नहीं ऐसे तो ईमानदारी तो है, इस दुनिया में ईमानदारी तो है, और वो ईमानदारी बचपन से ही इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट। जी यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे। जी आप बात करेंगे, आप बोलिए। पेरेंट्स ही सिखाते हैं मेन कि, पर ये एक तरह से सही भी और गलत भी है। हम अपने आप भी खुद करना चाहिए, मतलब बच्चों को भी खुद सोचना चाहिए कि अगर पेरेंट्स बोल रहे तो उनको भी बोलो कि मम्मा पापा ये गलत है। हाँ क्यों नहीं बोलते हम? बताइए। हमें बहुत, वैसे हमें सारी अकल है, ये अकल नहीं आती हमें। बताइए क्यों नहीं आती? ये तो बेसिकली पेरेंट्स पे कम होती है, पर मतलब पेरेंट्स पे तो होती है, पर बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ओके
आप बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल सीनियर्स। इसको हमें बदलना चाहिए, बदलाव भी सब चाहते हैं, मगर इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। ये एक दिन में, देखो हम जिम में जाते हैं, एक दिन में तो हम अपने ऐप से निकाल सकते हैं, एक दिन तो बॉडी नहीं बनती। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जी आप बताइए कैसे माइंडसेट चेंज होगा हमारा? माइंड ऐसे चेंज हो सकता है, मैं छोटा उदाहरण दूंगा कि एक घर में एक व्यक्ति ने डोरबेल बजाई, ठीक है। जब डोरबेल बजाई तो उसने आवाज लगाई एक व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति को आवाज लगाई थी उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा बाहर जाके आपको ये बोलना है कि पापा घर पे नहीं है। बच्चे ने दरवाजा खोला, उसने पूछा आपके पापा हैं? तो वो बोलता है कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि पापा घर पे नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी है ईमानदार बनाने की। और दूसरी बात फिर एक जब पारिवारिक जिम्मेदारी खत्म होती है तो फिर सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ईमानदार बने। सुधीर जी आप कह रहे थे जेनेटिक भी है हमारे अंदर। जी मैं कुछ और बातें कहना चाहता था। उसके अलावा और क्या क्या है जिसकी वजह से? कुछ फरमाऊं? जी फरमाइए। मैं फिर महाभारत की तरफ ले चलता हूँ। उसका कारण क्या है कि बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए, आदि ग्रंथ है हमारा और बड़ा ग्रंथ है। हाँ। और कृष्ण ने तो गीता में उपदेश भी दिए हैं, तो इसलिए भी बहुत महान है वो। देखिए जी, अगर युधिष्ठिर ये न बोलते, नीलम जी, हाँ जी, अगर युधिष्ठिर युद्ध में ये न बोलते कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, वाह लगा दिया उन्होंने, तो इतिहास पूरा उलट गया होता, कौरव जीत गए होते और पांडव हार गए होते। इसकी शिक्षा किसने, दीक्षा किसने दी थी? आइडिया किसका था? कृष्ण भगवान का। तो यार ये बोल देना तभी निपटेगा, नहीं तो नहीं निपटेगा। अब प्रश्न ये है कि मैं कृष्ण का यकीन करूं या किसका यकीन करूं? एक देखिए, मैं इसको फिलोसॉफिकल लेवल पर भी ले जा रहा हूं। तुलसीदास की रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए, रामचरितमानस। और तुलसी से बड़ा फिलोसोफर भी नहीं है मेरे लिए। वो कहता है ये जीव क्या है, आत्मा क्या है, जिस चित्त की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, वो है क्या? ये कहते ब्रह्म का अंश है। वो कहते कारण क्या है, ये क्यों लिपट जाता है सारी दुनिया भर की चीजों में? भूमि गिरत भाट ढाबर पानी, इम जीव है माया लिपटानी। और इस माया की काट कहां है? सच्चे गुरु के पास और ईश्वर के दर्शन के पास। अब इस भौतिक जगत में अगर मैं ईश्वर दर्शन में लग जाऊं तो बाल बच्चों को कौन पालेगा? रोटी पानी कौन देगा? तो ये एक माया का कॉन्सेप्ट बराबर बना हुआ है और माया अनिवार्य है। बिना उसके, फर्ज कीजिए राम कैसे बने? क्योंकि रावण का वध किया, लेकिन बिना रावण के राम भी ना होते। सो इस नजर से मैं कह रहा हूं कि काले को कितना भी देखो, काले को काला समझने के लिए सफेद होना चाहिए और सफेद को सफेद समझने के लिए काला भी होना चाहिए। ये दोनों बाइनरीज लगातार चलती हैं जीवन में। हम लड़ किससे रहे हैं? हम ठीक कैसे करना चाहते हैं? मामूली सी बात को, अरे कानूनी जीवन बना दीजिए, जैसा का प्रयत्न हो रहा है। कानून के अनुसार आचरण कीजिए साहब, नहीं तो दंडित कीजिए, चाहे जो हो। इतने भर से एक मिनिमम ईमानदारी आ जाएगी, जिसे आप कहते हैं। लेकिन मैं उससे कहूंगा कि वो लीगल लाइफ होगी, वो ईमानदारी नहीं होगी। नियत फिर भी चोरी की रहती है। देखिए आखिरी बात कि जो चोर होता है बड़ा प्रतिभाशाली होता है, माफ कीजिएगा, जो बेईमान होता है बहुत प्रतिभाशाली होता है। आपने एक कानून बनाया, उसने उसे तोड़ डाला, बिल्कुल, और रास्ते भी निकाल लिए। तो सोचना चाहिए कि इतनी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। बलदेव भाई, ये जो स्वीकार्यता है भ्रष्टाचार की, वो भी तो, उसका लेवल भी तो बहुत हाई हो चुका है। हम बर्दाश्त करते हैं उसको, भले ही हम उसके शिकार भी होते होंगे, शामिल भी होते होंगे, लेकिन उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। हम आदी हो चुके हैं इन चीजों के। देखिए, स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है कि मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया ईमानदार बन जाए, लेकिन मैं भ्रष्टाचारी बना रहूं जिससे कि मेरी सुख सुविधाएं कम न हो। असली चीज सोच की है, ये न जेनेटिकली है और न जिस तरह की व्याख्याएं मान्यवर सुधीर जी व्यंग्यात्मक शैली में कर रहे हैं कृष्ण को, उनको लेकर, न वो है। ये सोच का है कि जब जिस भारतवर्ष में दूसरों के हित की चिंता पहले करनी है, मुझे अपने लिए बाद में सोचना है, वहां ये हो गया पहले मुझे सोचना है। ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इस आज हर परिवार में बच्चे को शिक्षा देने की जब बात की जाती है तो बच्चे को इतने परसेंट लाने हैं, डॉक्टर बनना है। कोई माँ बाप ये कहता है कि बच्चे को अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अच्छा इंसान बनने में फायदा नहीं है। नहीं, गांधी तो पैदा हो पर पड़ोसी के यहाँ तो अच्छा इंसान आप नहीं बनाओगे, फिर आप ये दुख व्यक्त। बेईमानी क्या होती है? बेईमानी केवल उतना भर है जिससे दूसरे को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरे के हित को चोट पहुंचाकर जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं वो बेईमानी है। सही बात। तो दूसरे को लाभ
न पहुंचे, इसकी सोच बदलनी पड़ेगी। जी हाँ, बताइए भैया। कंपैरेटिव होता है सब। ये जो बेईमानी और ईमानदारी है ये कंपैरेटिव शब्द है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा अगर आप श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़े, राग दरबारी, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया है कि लंगड़ा जो था उसको सिर्फ एक नोटिस की कॉपी लेनी थी, नकल। उसके लिए 5 रुपया मांगा गया, उसने कहा 2 रुपया मैं दे सकता हूँ। 2 तक तो ईमानदारी है और 5 जो है वो बेईमानी हो गई। और वो उसके अगेंस्ट में लड़ रहा है। दरोगा जी जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे एरिया में अगर डकैती पड़ी है बिना मेरे परमिशन के, ये मेरी बेइज्जती है। मेरा मतलब बिना परमिशन के कैसे उसने चोरी कर ली या डकैती डाला। तो ये सब जो है बहुत। जी इधर दीजिएगा माइक। हाँ बिल्कुल। ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। सही कहा। ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। नंबर 2, जब तक सख्ती नहीं आएगी, मैं पिता हूं, अगर हम सख्त होंगे तभी हमारे आगे की जनरेशन, स्पेड इज अ स्पेड, ईमानदार होना है हमें अपनी जॉब से। हमारा क्या कर्तव्य है, अगर हम गलत हैं तो बच्चे गलत होंगे। सबसे पहले हमें ठीक होना है। बिल्कुल सही, 2 टूक बात कह दी। हाँ बोलिए। जब विवेकानंद जी अमेरिका गए शिकागो में, तब उनके जो यूनिफॉर्म देखे, ये देखे, तब उन्होंने पूछा ये क्या पहने, तो उन्होंने क्या बोला कि आपके यहाँ पे टेलर मेक द मैन, द टेलर मेक्स द मैन, हमारे यहाँ पे कैरेक्टर मेक्स द मैन। तो वो डिफरेंस है, हमारे को गर्व होना चाहिए और हम बदलेंगे, अच्छा करेंगे, ये शुरुआत करिए। ओके गुड। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा कि पहले हम स्वयं को बदलें तब ईमानदार बनेंगे, पर हमारा प्रयास क्या था पूरी उम्र दूसरों को बदलने का, हम स्वयं को नहीं बदलते। तो पहले स्वयं को बदलें, हम स्वयं को बदलें। जी बताइए। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर बेईमानी करेंगे, ईमानदारी करेंगे। थोड़ा टाइम करा फिर छोड़ दिया। जी थोड़ा टाइम करा। नहीं, ऐसा होता है कि एक बेईमान आदमी कहीं न कहीं ईमानदार जो है साबित हो जाता है, और ईमानदार कहीं न कहीं बेईमानी कर लेता है परिस्थितियों के हिसाब से। कहीं न कहीं हमको आत्मविश्लेषण की एक गहन जरूरत है। ओके, आत्मविश्लेषण की जरूरत है। हमें सबसे पहले अपनी मैं खत्म करनी है। ये मैं ही है जो हमें रोक रही है पग पग पर। हम चर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन निदान नहीं करते। तो हमें चर्चा नहीं करनी, हमें निदान दिखाना है। अगर मैं ये सोच लूं कि मैं वो कार्य करूं जिससे दूसरे का हित ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहने का मतलब जो पर्याय था, जो मतलब था वो यही था कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जियो। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी करने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा एक ब्रेक लेंगे चर्चा में और तुरंत हाजिर होंगे फाइनल कमेंट्स लेने के लिए हमारे विशिष्ट मेहमानों के। आप देखते रहिए चर्चा में। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी।
तो एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा में। और आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मुश्किल और विकट सवाल पर बात की कि हम कितने ईमानदार हैं। सवाल ये है कि ईमानदारी है या बेईमानी हमारे अंदर कितनी है, और ये हमारा पर्सपेक्टिव है, एटीट्यूड है, सिस्टम ने दिया या हम खुद हैं। लेकिन बलदेव भाई, चलते चलते किस तरफ हम अपनी सोसाइटी को ले जाना चाहिए और किस तरह से ये कार्य की शुरुआत होगी जब हम वाकई चीजों को लेके ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएंगे और ज्यादा ईमानदारी दिखाएंगे? देखिए, इस चर्चा में से एक चीज तो साफ हो गई कि बेईमानी को कोई पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं कि ईमानदारी हो, लेकिन ईमानदारी हो इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। परिवार के स्तर पर माँ बापों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए, विद्यालयों के स्तर पर आप देखिए जो राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो की रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें अपराधों में सबसे ज्यादा अनुपात ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का रहता है। और जो गांव का अनपढ़ आदमी है, जिसे हम गंवार कहते हैं, उसका अपराधों में बहुत कम अनुपात है, क्योंकि वो सामान्यतः सोचता है कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ न हो। ये जो भावना है कि दूसरे को तकलीफ नहीं देनी है, ये ईमानदारी की या सच्चरित्रता की बुनियाद है। अगर आप उस बात को भूल जाएंगे तो फिर सब कुछ मेरे लिए है, दूसरों की चाहे गर्दन कटे, चाहे पैसा छिने, चाहे लूट हो, इस भाव को बदलना ये शिक्षा के माध्यम से बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा ने हमारे यहाँ इंजीनियर डॉक्टर बहुत पैदा कर दिए, लेकिन मनुष्य बनाना छोड़ दिया। मनुष्यता का हमारे राष्ट्रपति को 2-3 साल पहले एक विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में भाषण देते समय कहना पड़ा कि विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की भी शिक्षा देनी चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उनको कहने की? चरित्र निर्माण का मतलब केवल लड़कियों को छेड़ने से बचना ही नहीं है, वो सोच बनाना है कि हमारे द्वारा किसी भी जीव मात्र को बिल्कुल कष्ट न पहुंचे, शिक्षा के स्तर पर। और एक चीज जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से पेश आते हैं तो बाकी लोग आपको बेवकूफ कहना शुरू कर देंगे। समाज का ही वातावरण बदलना पड़ेगा कि ईमानदार लोगों को व्यवस्था में भी, कि ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिले, और जो मक्कार हैं, बेईमान हैं, उनको हतोत्साहन मिले। सही बात है प्रतिष्ठा जी। खास तौर से जब हम योग की बात करते हैं या स्पिरिचुअल इंडिया की बात करते हैं, तो ये एक ऐसे गुण हैं जिनसे हम ईमानदारी की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये एक बहुत बड़ा इलाज हो सकता है हमारा? बिल्कुल इलाज हो सकता है, नहीं यही एक इलाज है। योग हमें कहता है कि रूट कॉज ऑफ पेन इन योर लाइफ इज दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड परमानेंट थिंग्स इन अ टेम्पररी लाइफ। आप एक टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा रहे हैं कि मैं बस इसको परिग्रह कर लूं। योग अपरिग्रह सिखाता है, सत्य सिखाता है, स्वाध्याय सिखाता है। स्वाध्याय करें। शिक्षा के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, माता पिता के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, गुरुओं के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, और हमें अपने इंडिविजुअल स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। चीजों को ना मिसकोट करें, ना उसे गलत समझें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योग। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर कोई सत्य ऐसा है जो अप्रिय है तो उसका पालन ना करें। योग को अगर हम जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम करप्शन से दूर हो जाते हैं। जी प्रमोद जोशी जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या राह दिखाना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये है कि हम जो परेशान है वो समझ में आता है, क्योंकि इस वक्त कुछ हालात ऐसे बने हैं। ये परेशानी की बात नहीं है, ये एक बदलाव का दौर है, और ये बदलाव का हिस्सा है। व्यक्ति और उसकी पूरी व्यवस्था दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। ये डायलेक्टिक्स है, ऐसा नहीं है कि खाली व्यक्ति ही जिम्मेदार है या खाली व्यवस्था ही जिम्मेदार है। और इस व्यक्ति और व्यवस्था के बीच के अंतर्द्वंद को शिक्षा, जो भी एक सार्वजनिक बहस, चिंताएं, हमारा जो एक सामुदायिक जीवन, ये सब चीजें मिलकर के, मीडिया, ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमें अलग अलग बात करनी होगी जो इन सबको बनाते। कानून या हमारी संसद, तो है ये कि हमें सारी चीजों को, जो भी संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको अपने नए समय के साथ, और खासतौर से वैज्ञानिकता, हमारे काफी मित्र आध्यात्मिकता पर जोर दे रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि आध्यात्मिकता या नैतिकता वैज्ञानिकता पर आधारित होनी चाहिए, और वो नए समय, नए समाज के साथ पूरी तरह तादाद में उसका होना चाहिए। हमें अमानवीय नहीं होना, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि हम केवल कुछ मूल्यों से जोड़ करके कहीं पर और अनैतिक ना हो रहे। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, खाली छोटे सवाल नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक बदलाव का दौर है, ये भी गुजर जाएगा, हम सही रास्ते पर जाएंगे। इतने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी बेईमानी का समर्थक है। जी सुधीश पचौरी जी, भ्रष्टाचार जब तक संभावनाओं के दरवाजे खोलता रहेगा तब तक हम उन्हें खोलते रहेंगे, लेकिन जब ये दरवाजे बंद होंगे तभी। जब तक पूंजीवाद है, फ्री कंपटीशन है,
कुछ लोगों के पास सबसे ज्यादा है और बहुत सारे लोग बिल्कुल निर्धन हैं। 60% से ज्यादा लोग नीचे हैं गरीबी की रेखा के। अगर विजय तेंदुलकर की रिपोर्ट का देखें तो ये जो गरीब है वो अमीर को देख करके क्या सोचता है कि मेरे पास भी होता भाई। तो जब तक वो बड़े बड़े स्तूप दिख रहे पूंजी के, चाहे वो काला है गोरा मैं नहीं जानता, कानूनी है बहुतों के पास, टैक्स भी नहीं देते बहुत ज्यादा, कई लोग तो सारा बचा जाते, मुझे देना पड़ता है। तो जब तक वो है मेरे मन में ख्वाहिश होती है और काश में बच जाऊं, और ये सिस्टम ये अलाउ करता है मुझे कि मैं पूंजीपति बनूं, मेरे पास खूब पैसा हो, और पैसा बिना सरप्लस वैल्यू के नहीं आता। और कॉमर्स में तो कमीशन देना लेना एक कोर्स का पार्ट है। ऐसे में देखिए सिंपल बात है, सीए साहब बैठे हैं मेरे, मैं इनसे ज्यादा बड़ा कोई अधिकारी हूं ही नहीं, और ये कानून के अनुसार कार्य करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कानून के अनुसार न करते हो। जब कानून में ही इनबिल्ट है तो बेचारे उस गरीब को क्यों कह रहे भाई तू तो ईमानदार बना रहे, और जो ऊपर चला गया उसको कह रहे भाई अच्छा वो ज्यादा उपदेश देता है कि तू ईमानदार रहे, वो ज्यादा उपदेश देता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है ईमानदारी। ईमानदारी अगर अफोर्ड करेंगे साहब, अगर नियम से चलेंगे, अगर लिबरल होंगे तो कॉस्ट देनी पड़ती है उसकी, और गरीब के पास तो वो कॉस्ट भी नहीं है देने की। इसलिए जरा सा गरीबी अमीरी के संदर्भ में भी ईमानदारी की बात करें। थोड़ा बाजार के संदर्भ में ही बात करें वेद जी। बाजार की जो संस्कृति है, जैसे अभी बलदेव भाई भी कह रहे थे कि जो भोक्तावाद है इसने काफी कमर तोड़ी है, क्योंकि बाजार तो ग्रीड को देखता है। उसका डेफिनेशन ही वहां से शुरू होती है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आपने ये डिबेट शुरू करी ईमानदार और बेईमानी के बीच की, और हमने सबने सुना कि हमें लगा कि हाँ बेईमानी तो कोई पसंद नहीं करता, सब लोग ईमानदारी चाहते हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि ये सोचना ईमानदारी या बेईमानी हिंदुस्तान तक ही सीमित है, वो गलत है। ये ग्लोबली सोचना पड़ेगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसके हालात और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें कि बेईमानी है समाज में, हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, कम है ज्यादा है, वो अलग अलग हो सकती है। जब हम कम ज्यादा की बात करें तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि हमारे यहाँ कहीं किसी क्षेत्र में ज्यादा और कहीं कम है, तो वो कारण क्या है। उसका एक मैं अगर 3-4 एनालिसिस निकालूं उसके सॉल्यूशन, एक तो पहले सिस्टम। अगर सिस्टम आपका स्ट्रांग है और आपका सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता, जैसे कहा कि ईमानदार तब तक है आदमी जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता, तो सिस्टम अगर नहीं देगा तो आदमी ईमानदार परफोर्स हैबिट क्रिएट कर जाएगा। तो पहले तो हम ये बनाएं कि एक सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं कि जिसमें इसका मौका कम से कम मिले या नहीं मिले। एक दूसरा, जब मैं बात करता हूं तो जैसे शिव खेड़ा जी ने शुरू किया था कि हमें अपने यहाँ एनवायरमेंट एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट और कल्चर में बचपन को बच्चे को जैसे ट्रेनिंग देंगे वो आएगा, और वो जो एजुकेशन का पार्ट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, माँ बाप की शिक्षा बच्चों के लिए, और एक वो उसको कल्चर भी कह सकते हैं उसको ना। तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी, एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप अपने लिए नहीं जीना, आपको सोसाइटी के लिए भी जीना है, राष्ट्र के लिए भी जीना है और विश्व के लिए भी जीना है। वो आएगी एजुकेशन से, वो आएगी चीजों को समझने से। आपको जैसे जैसे लगेगा कि आपको अकेला की जरूरत नहीं है, और की जरूरत है। और सबसे चौथा सबसे ज्यादा चीज जरूरी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में लोग हैं वो उसकी एग्जाम्पल बने एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और उसमें सबसे पहला रोल आता है राजनीति के लोगों का, जो हाई पोजीशन पे हैं, जो हाई कहीं किसी की अचीवमेंट हुई है, वो ग्लेरिंग एग्जाम्पल करें। लेकिन जब हम एनवायरमेंट देखते हैं, जैसे पचौरी साहब ने कहा और को कहा कि जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा हैं, जो या बड़े हैं, रिच हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं बेईमान बन के दूसरे के लिए, तो मैं गरीब आदमी क्या करेंगे। तो ये 4 चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम भी लाना पड़ेगा, आपको माँ बाप की एजुकेशन लानी पड़ेगी, आपको सोसाइटी के और नेशन के लिए वो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और आपको जो बड़े लोग हैं उनको भी अवेयरनेस करना। जी शिव खेड़ा जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इधर से किधर चले हम? एक चीज ये कहूंगा, शायद गांधी जी ने कहा था जी कि खाली पेट कोई ईमानदारी नहीं होती। एग्जैक्टली। See, there is no integrity, there are no values on an empty stomach. खाली पेट कोई ईमानदारी नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज, बहुत से देशों में कई लोग हम लोग घूम के आ चुके हैं, ना तो आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान देखा है, ना ही कोई समाज देखी है जो 24 कैरेट पवित्र है। कोई नहीं है साहब, कहीं पर भी नहीं है, ना देखा मैंने। ठीक है। लेकिन 22 कैरेट और 8 कैरेट में बहुत फर्क है साहब। तो हमको 22 कैरेट बनने की कम से कम पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कहां वहां जाएं। और मैं एक छोटा सा यहां पे, जो कई लोगों ने कहा है कि हम लोगों में बेईमानी है क्योंकि हम लोग वेट नहीं करना चाहते, जो काम 6 महीने में होता है 15 दिन में कराना चाहते हैं, इसलिए हम स्पीड देते हैं। साहब
ये बात आपसे मैं सहमत नहीं हूं। ये मैंने जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मैंने वहां पे कही थी। उन्होंने कहा था कि आप रिश्वत लेने वाले को ब्लेम करते हैं, देने वाले को क्यों नहीं करते? नहीं साहब, एक मिनट। उसका जवाब है, मैंने कहा साहब, जज साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस वजह से कि वो जमाना चला गया कि जब रिश्वत यूज्ड टू बी कॉल्ड स्पीड मनी, आज एक्सटॉर्शन है। एक मिनट, इट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इस वजह से है कि आज आप पैसे नहीं दीजिएगा, पानी काट दूंगा, पैसे नहीं दीजिएगा, बिजली काट दूंगा, पैसे नहीं दीजिएगा, आपका खाना बंद कर दूंगा। टुडे इट इज एक्सटॉर्शन, इट इज नॉट स्पीड मनी। वो जमाना चला गया। इसमें फर्क छोटा सा है, अपराध में भागीदार होने में और अपराध के शिकार होने में एक छोटा सा फर्क है। वो ये है, मैं अगर एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूं और ये भी सज्जन करते हैं, ही इज मोर क्वालिफाइड, लेकिन मैं किसी को रिश्वत देकर इनको बाहर निकाल देता हूं, मैं क्या बन गया? भागीदार। ये क्या बन गए? अब ये शिकार। ये तो एक लाइसेंस की बात है। लेकिन अब आप जीवन मरण की बात कीजिए। आप किसी को देखते हैं खून बह रहा है, अस्पताल ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप रिश्वत दे दीजिए, उसको 2 मिनट में ले लिया जाएगा। आपका असूल कहता है मैं रिश्वत नहीं दूंगा। क्या आप मरने दीजिएगा या रिश्वत दीजिएगा? मैं पब्लिकली कह चुका हूं, मैं रिश्वत दूंगा। कानूनी तौर पे मैं अपराधी बन गया, लेकिन इंसानियत तौर पे मैंने एक जान बचाई। सवाल यह है, क्या मैं अपराध में भागीदार था या अपराध का शिकार बन गया? अपराध का शिकार। मेरे हिसाब से 99% हिंदुस्तान के लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। वो अपराध में भागीदार नहीं है, अपराध के शिकार बन चुके हैं। इसी को मैं खत्म करता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत मुश्किल चर्चा का आज विषय था, लेकिन शिव खेड़ा जी ने बिल्कुल सही कहा कि 24 कैरेट हम नहीं हो सकते, लेकिन 22 कैरेट तो होने के लिए हमें कोशिश कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि 24 और 8 में बड़ा फर्क है। तो इस फर्क को हमें नापना होगा, और नापेंगे हम अपने कदमों से, अपने चरित्र के साथ, और इसी को ही नेशन बिल्डिंग कहते हैं, राष्ट्र निर्माण कहते हैं, और ये उसका एक पहला कदम होगा, पहला स्टेप होगा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Thank you so much.